मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। परीक्षा जिन स्टूडेंट को परीक्षा देनी है सीटेट के, एक बार वो लोग ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। हिंदी के लिए, आपकी पेडागोजी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत हेल्प रहेगी एग्ज़ाम के लेकर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। अर्हता का विवाद तो आउटसोर्सिंग से भर्ती कैसे, यानी प्रतियोगी छात्रों ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री को किया ट्वीट। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों ने मानदेय पर नियुक्ति का विरोध भी लगाया हुआ है। वैकेंसी हमारी आने वाली है, इसीलिए आप लोग हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी अगर करना चाहते हैं तो एम्बिशन क्लासेज के साथ में अभी से जुड़े रहिए। चंद्रयान 13 जुलाई को प्रक्षेपित होगा, यह करंट को लेकर एक क्वेश्चन है। तिरुवनंतपुरम चंद्रयान 30 मिशन 13 जुलाई को प्रक्षेपित होगा। इसरो ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि प्रक्षेपण 13 से 19 जुलाई तक किया जा सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्धांत इस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। तो यानी इस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। संकेत परिवर्तन, संकेत नहीं दे रहा है, उसमें से पढ़ने की बात कर रहा है, यानी अपने परिवेश से जुड़े अधिगम, बच्चा सीख भी नहीं रहा है। स्कीमा यानी पढ़ने के लिए कुछ सामग्री को पहले से प्रदान कर देना स्कीमा कहलाता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया, यानी पाठक किसी पठन सामग्री को जोड़ देता है तो उसे स्कीमा कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। किस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं मानी जाती है, यानी किस भाषा की उत्पत्ति हमारी संस्कृत से नहीं मानी जाती, तो हिंदी की जननी हमारी अपभ्रंश को कहा गया है। हिंदी की जननी अपभ्रंश। और विश्व की जननी है हमारी संस्कृत। विश्व की जननी कहा गया है संस्कृत को। अब इसमें पूछा गया है किस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं है, तो यूनानी, यानी हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया। यहाँ पर संस्कृत की उत्पत्ति हमारी यूनानी की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं मानी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, सर विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा की प्रशंसा की है, यानी सर विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा की प्रशंसा की है। संस्कृत जितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए उसकी संरचना सबसे अच्छी रहेगी, यानी भाषा की प्रशंसा की संरचना, भाषा संरचना की प्रशंसा की। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। संस्कृत की संरचना सबसे अच्छी मानी जाती है, सर विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा की प्रशंसा की है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। अब नेक्स्ट है, कक्षा हंसी ठहाकों के बिना एक नीरस स्थान है। कक्षा है, कोई भी क्लास चल रही है, अगर उसमें बच्चों को कुछ हंसी या कुछ एक शिक्षक है, अगर क्लास में वो प्रवेश करते समय गुस्से में है तो बच्चे क्या है उसमें ज़्यादा गतिविधि नहीं करेंगे, सीखेंगे कम। और एक शिक्षक है, अगर वो मुस्कुराते हुए क्लास में प्रवेश कर रहा है और हंसी ठहाकों के साथ विद्यार्थियों को सिखा रहा है तो वो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। यानी हंसी ठहाकों के बिना एक नीरस स्थान है। हल्के फुल्के ठहाके अध्यापन में बहुत मददगार हैं, यानी हल्की फुल्की तो ऐसी कुछ बातें होनी चाहिए वरना क्लास बोरिंग होने लगती है। उपयुक्त कथन से निम्नांकित में से क्या इंगित होता है, यानी इनमें से क्या इंगित हो रहा है। रचनाशील अध्यापक की विशेषता। अब रचना यानी एक शिक्षक क्या है, क्रिएटिविटी कराता है, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। पढ़ने की विधि, कक्षा का वातावरण भी जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि क्रिएटिविटी कुछ ना हो, बस वातावरण अच्छा हो। बच्चे के स्वभाव का ज्ञान, यानी रचनाशील अध्यापक की विशेषता, जब शिक्षक के बच्चे को क्रिएटिविटी कराएगा या कुछ उसको गतिविधि कराएगा, यानी उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है, श्री राजन अपनी कक्षा में व्याकरण की अवधारणा के बारे में बताते हैं।
मुख्य वाक्य क्या है और उपवाक्य के क्या नियम हैं। ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनमें नियमों की स्पष्टता दिखाई देती है। इसके बाद विद्यार्थियों को एक वर्कशीट देते हैं जिसमें उन्हें मुख्य और वाक्यों की पहचान करनी है। यह शिक्षणविद किसका उदाहरण है, यानी एक राजा ने अपनी कक्षा में व्याकरण की अवधारणा के बारे में बताते हैं। व्याकरण की अवधारणा के बारे में बताया, मुख्य वाक्य क्या है और उपवाक्य के क्या नियम है। पहले क्या बता रहा है, नियम बता रहे हैं, उसके बाद में फिर उदाहरण बता रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनमें नियमों की स्पष्टता दिखाई देती है, यानी नियम पहले हैं, उदाहरण बाद में है। इसके बाद विद्यार्थियों को एक वर्कशीट देते हैं जिसमें उन्हें मुख्य और वाक्यों की पहचान करनी। या शिक्षण विधि किसका उदाहरण, पहले नियम बाद में उदाहरण, या किसमें निगमनात्मक अधिगम, यानी अगर पहले उदाहरण है और फिर नियम है तो हमारा आगमनात्मक हो जाता है, लेकिन अगर नियम पहले बताया जा रहे हैं फिर उदाहरण दिया जा रहा है तो ये हमारा निगमनात्मक हो जाएगी। तो अवधारणा मतलब होता है नियम, नियम के बारे में बताते हैं, तो नियम पहले दिए जा रहे हैं तो निगमनात्मक हो गया। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक, संक्षेपण यानी संक्षेप में किसी भी विस्तार को एक यानी 15 अंक या 20 अंकों को हम लोग सिर्फ 2-3 अंकों में संक्षेप में कर देते हैं, उसे ही संक्षेपण कहा जाता है, यानी बड़ी चीज को छोटे में करना। इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, कहानी का शीर्षक क्या होगा, इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचें। लेखक ने कुत्ते के पात्र को किस प्रकार चित्रित किया है। दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है, यानी कहानी में क्या हो रहा है। इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी शिक्षार्थियों को संप्रेषण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त कर। तो जैसे हम लोग कोई पैराग्राफ दिया होता है, अभी हम लोग गद्यांश पद्यांश करेंगे तो उसमें भी शीर्षक पूछा जा रहा है, तो इसी को संक्षेपण कहते हैं, यानी बड़ी वस्तु को छोटे में करना। ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा सुश्री मायावती, यहाँ पर हम मायावती जी आ गई हैं। मायावती अपने शिक्षार्थियों के पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि छात्रों को उनकी के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है, यानी सबसे कम अवसर प्रदान करना। कल्पना शक्ति, कल्पना यानी किसी चीज में कल्पना कर रहा है तो क्या अवसर उसे प्रदान होगा, नहीं। सक्रिय श्रवण, अगर सुन के कुछ उसमें क्रिएटिविटी कर रहा है, समझ रहा है, उसमें भी उसका दिमाग चल रहा है, यानी सक्रिय हो रहा है। संरचना, किसी चीज का संरचना बनी है, फिर बच्चों से पूछो कि ये क्या है, कैसे बना। कल्पना शक्ति यानी सबसे कम अवसर कौन प्रदान करता है, कल्पना शक्ति। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, जब नववर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है, यानी जब नववर्ष मनाया जाता है तो एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है, तब एक इच्छा थी, इस प्रकार लिखता है। मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, यानी मित्रों को आमंत्रित किया गया, केक लाया गया। सजावट, पेज, जलपान, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे, यानी किस चरण पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कल्पनाशीलता, बच्चा कल्पना नहीं कर रहा है। संरचना बनाना, मसौदा तैयार करना, एक बच्चा विद्यार्थी क्या तैयार कर रहा है, मसौदा तैयार कर रहा है कि सबसे पहले मित्रों को आमंत्रित करेंगे, फिर केक लाएंगे, फिर सजावट करेंगे, फिर पेयजल होगा, खाना पीना होगा, फिर माता पिता बुलाएंगे, गुब्बारे फुलाए। तो ये क्या कर रहा है, एक मसौदा तैयार कर रहा है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया, सी राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, उपागम पद्धतियाँ हमें क्या बताती हैं। उपागम पद्धतियाँ यानी विषय वस्तु की जानकारी, जिसे हम लोग कहते हैं विषय वस्तु की जानकारी। अब हम क्लास में जब घुसते हैं सबसे पहले क्या हमारा दिमाग कहता है कि हमें क्या पढ़ाना है, सबसे पहले क्या बताता है कि क्या पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है। फिर शिक्षण सोचता है यानी क्या पढ़ाना है, सबसे पहले उपागम पद्धतियाँ में सबसे पहले यही बताती है मैं क्या पढ़ाएं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। पठन कौशल में बारीकी से पढ़ाना क्या है,
यानी पठन कौशल में बारीकी से पढ़ाना क्या है? भाषा के चारों कौशलों के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। किसी पाठ्य सामग्री का सारांश करना तथा उसके मुख्य विचार को प्राप्त करना। इसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है। यानी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्य या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है। पाठ्य सामग्री के प्रत्येक अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को पढ़ना, या नहीं होगा। यानी सी हमें सही लग रहा है कि इसमें पूछा गया पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है? पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों को या तथ्य या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है? अब चित्रबोध है, जैसे यहाँ पर हमारा मान लो पेंसिल एक बन गई है, तो ऐसे हमारा फिगर बना हुआ है, तो हम ये किसे बढ़ावा दे रही है? तो यह हमारा दे रहे पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल, बोलने का कौशल और सुनने का कौशल। तो यह हमें बढ़ावा दे रहे। जैसे पेंसिल हमने बना दी, ए फॉर एप्पल जब बच्चा पढ़ता है तो उसके पहले हमारा क्या बना होता है? एक एप्पल बना होता है, ये एप्पल है। तो पढ़ने का कौशल होता है, यानी चित्रबोध हमें लिखने का नहीं पढ़ने का कौशल प्रदान करता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। एप्पल बना होता है तो बच्चा बहुत आसानी से याद कर लेता है कि एप्पल। बी फॉर बॉल, बॉल बना होगा, यानी क्या है? चित्र एक पढ़ने का कौशल विकसित करता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी एक भाषा की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? यानी किसी एक भाषा की कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। भाषा सीखने के लिए ड्रिल द्वारा आकृतियों, व्याकरण के नियमों की व्याख्या करना। यानी सबसे उपयुक्त यहाँ पर हमारा क्या है? लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। नियमों लास्ट में आ गए, एक मिनट। भाषा सीखने के लिए ड्रिल द्वारा आकृतियों, व्याकरण के नियमों की व्याख्या। पाठ्य पुस्तक का गहन उपयोग करना। अनुवाद के माध्यम से गहन अभ्यास। अनुवाद के माध्यम से हम गहन अभ्यास नहीं कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक का गहन उपयोग करना। भाषा सीखने के लिए ड्रिल द्वारा आकृतियों, व्याकरण के नियमों के, यानी लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया। जैसे यहाँ पर हमने बनाया है एप्पल, बॉल या कुछ भी बना, उसके बीच में यहाँ पर फिर हमने ए बना, तो इनके बीच में क्या स्थापित हो रहा है? एक संबंध स्थापित हो रहा है। ये आकृति हो रहा है, ये अर्थ है, तो इनके बीच में क्या स्थापित हो रहा है? संबंध, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक भाषा का दूसरी भाषा में जाना, यानी एक भाषा का दूसरी भाषा में जाना ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है? एक भाषा का दूसरी भाषा में जाना ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है? भाषाओं के बीच अनुवाद। एक ही बोले जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण। यह बहुभाषावाद को सुन्नत करता है। यह विद्यार्थियों के एक भाषा प्रयोग तक, यानी यहाँ पर क्या है? भाषाओं के बीच अनुवाद, ये भी नहीं होगा। अच्छा, क्या सही नहीं है? तो यह हमारा सही हो गया। एक ही बोले जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, तो यह भी होगा। यह बहुभाषावाद को सुन्नत करता है, यानी यह विद्यार्थियों के एक भाषा प्रयोग तक सीमित करता है। एक भाषा प्रयोग, तो एक भाषा का दूसरी भाषा में जाना, यानी यह विद्यार्थियों के एक भाषा प्रयोग तक सीमित नहीं करता है। एक भाषा ही हमारी नहीं, बहुभाषावाद भी बोलते हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी, या हमारी जनरल भाषा है। हम लोग स्कूल में जाते हैं, संस्कृत और अंग्रेजी तो कंपलसरी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है, जिसमें पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है? यानी पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है? पठन अवबोधन, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, विकल्प प्रश्न। अब स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है, जिसमें पूर्ण तार्किक यानी व्यक्तिनिष्ठ स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। बच्चों की सोच, जैसे LSRW, एक मिनट, LSRW
अब सुनना, रीड, राइट, सुबोपली, लिखना हो गया। तो लिखने का संबंध किससे है? पढ़ने का। और सुबोपली, बोलने का संबंध किससे है? लिखने से। तो ऐसे ही बच्चे की सोच को हम लोग जान पाते हैं। व्यक्तिनिष्ठ यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है? यानी भाषा की एक विशेषता नहीं है। भाषा यादृच्छिक है। यादृच्छिक है यानी यादृच्छिक का मतलब हो गया यहाँ पर सतत है। भाषा स्थिर है। भाषा स्थिर तो नहीं है। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, ये भी सही है। भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? भाषा स्थिर नहीं है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। भाषा का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है, कोई स्थिर भाषा हमारी नहीं है। आज के बाद में आप 10 साल बाद देखिए या 5 साल बाद देखिए, भाषा में कुछ अंतर जरूर आता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करे? यानी विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने और सचेतन भाव से उसे याद करे। प्राकृतिक अनुक्रम परिकल्पना, मॉनिटर परिकल्पना, मनोभावात्मक छनन परिकल्पना, निवेश परिकल्पना। यानी अपने वातावरण से पहले विद्यार्थी क्या करेगा? रूल को ध्यान में रखता है। मॉनिटर परिकल्पना यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया, और उन्हें सचेत भाव से याद करें, यानी मॉनिटर परिकल्पना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये 16, अच्छा ठीक है, 19 आ गया, अभी 20, 18। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना? कैसा वाक्य? यानी वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ऐसा क्या कौन सा वाक्य यहाँ पर? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो यह क्या है? जिसने वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल की, मिश्र वाक्य में हमने बताया था कि जो, जहाँ, जिसने, जिसकी, जो, नहीं मिश्र वाक्य। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा यानी अलग हो गया है बंदर, तो यहाँ पर कौन सा होगा? अपादान कारक। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। आई होप आप सबको मेरे 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। 2 क्वेश्चन वो हो गए हैं, शायद नहीं हो पाए, मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।